हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए ट्रांसफार्मर का पार्ट सेकंड लेके आए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। उससे पहले एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को थोड़ा और रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है। ट्रांसफार्मर बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ट्रांसफार्मर बेसिकली 3 टाइप। कौन कौन से? पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है। अब हम बात करें पावर ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के होते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज। इतनी बात समझ में आई। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और अगर हम बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर, तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा भी बेसिकली 2 टाइप्स होता है, सिंगल फेज एंड 3 फेज। ठीक है, ऑटो भी हमारा सिंगल फेज एंड 3 फेज। अब तो इसके सबसे पहले हम देखते हैं जो ट्रांसफार्मर जो बेसिकली होते हैं वो स्टेप अप और स्टेप डाउन। बेसिकली ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो चलते हैं पहले। तो देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो आपने देखा होगा घरों में स्टेबलाइजर होता है, उसमें अप और डाउन लिखा रहता है कि नहीं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, अगर हम बात करें जिसकी सेकेंडरी कॉइल्स में फेरे ज़्यादा होंगे। ये हमारा इनपुट है, एसी सप्लाई दी यहाँ से, डीसी नहीं देंगे, इसकी कॉइल्स जल जाएंगी। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे वर्क करता है, ये आउटपुट है। तो देखिए, ये आपका सेकेंडरी कॉइल्स, ये प्राइमरी कॉइल्स। तो स्टेप अप में सेकेंडरी कॉइल्स में क्या फेरे ज़्यादा होंगे, तभी ये क्या करेगा, आप मतलब वोल्टेज को बढ़ा पाएगा जब सेकेंडरी में कॉइल्स ज़्यादा होंगी। अर्थात कहने का मतलब है NS इज़ ग्रेटर देन NP। अगर सेकेंडरी में कॉइल्स ज़्यादा होंगे तभी ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। अर्थात क्या करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, या बोल सकते हैं हाई करंट, अपोजिट हो जाएगा, करंट अपोजिट, हाई करंट टू लो करंट, है ना। और वोल्टेज की बात करेंगे तो लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, ये स्टेप अप का वर्क रहेगा। स्टेप डाउन की बात करें, डाउन मतलब कम करना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा ये समझ लो, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो अब हमें डाउन करना है, तो डाउन का मतलब क्या है, सेकेंडरी में कॉइल्स क्या होंगे, कम, प्राइमरी में क्या होगा, ज़्यादा कॉइल्स होंगी। ठीक है, सेकेंडरी आउटपुट यानी NS में, और ये NP यानी प्राइमरी कॉइल्स, ये इनपुट। तो यहाँ डाउन का मतलब क्या है, सेकेंडरी में कम फेरे होंगे, यानी NS लेस देन NP।
है ना। तो कहने का मतलब है सेकेंडरी में क्या होंगे, कॉइल्स कम होंगे, तभी तो वोल्टेज क्या हो पाएगा, डाउन, अर्थात स्टेप डाउन क्या करेगा हमारा, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, या कह सकते हैं लो करंट टू हाई करंट, अपोजिट हो जाएगा करंट, है ना। तो इस तरह अब हम बात करते हैं इसके विद्युत वाहक बल के समीकरण की, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। तो ई बराबर होता है 4.45 FN, जहाँ फाई क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स को किस में मेजर करेंगे, वेबर में। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी की किस में, हर्ट्ज में। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी चक्रों की संख्या। ई क्या है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल किसका, ट्रांसफार्मर का, विरोधी विद्युत वाहक बल, ठीक है ये। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें परिणमन अनुपात के, यानी परिणमन अनुपात के की बात करें तो होता है हमारा V2/V1 बराबर U2/E1 और N2/N1। इसे इस तरह याद रख लो, वैन, ठीक है, वैन, VEN, या होता है I1/I2, या होता है Φ1/Φ2। ये है पूरा परिणमन अनुपात, यानी ट्रांसफार्मर रेशियो बोलते हैं इसे। ट्रांसफॉर्मेशन दक्षता क्या होती है, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, हाँ। और एन ये क्या है आपकी B2 मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग, BS भी बोल सकते हैं इसे, BP भी बोल सकते हैं। B2 का मतलब क्या है, सेकेंडरी कॉइल्स पर वोल्टेज, ठीक है। और B1 का मतलब क्या है, प्राइमरी कॉइल्स पर वोल्टेज। तो इस तरह, इसी प्रकार ये क्या है, विद्युत वाहक बल, N क्या है अपना नंबर ऑफ टर्न, I करंट और फाई फ्लक्स। नेक्स्ट, तो अब कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या है। तो E बराबर 4.45 FN, ये बताया था ना। फाई क्या है, फ्लक्स, फ्लक्स किस में मेजर करेंगे, वेबर में। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/T, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में मेजर करेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स यानी चक्रों की संख्या। ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है, तो अपना क्या होता है, वैन, ठीक है, बराबर क्या I1/I2 और Φ1/Φ2। वैन में क्या आ जाता है 2 बटे B1, E1 और N1। तो देखो यहाँ से क्या मैच कर रहा है, C मैच कर रहा है, यानी सेकेंडरी VS/BP प्राइमरी, और I और क्या NS/NP, और क्या मैच कर रहा है IP/IS, इस तरह। नेक्स्ट, कंजर्वेटर क्या है, तो कंजर्वेटर की हम बात करें, अगर ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर में हम क्या देखते हैं, जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर के थ्रू कंजर्वेटर में क्या होता है, ये मान लो कंजर्वेटर है, ठीक है, कंजर्वेटर, और यहाँ ब्रीदर के थ्रू इसमें जो एयर है वो जाती है, ठीक है। अब जो क्योंकि इधर मान लो तेल भरा होगा कहीं ट्रांसफार्मर में, ठीक है, तो जब ये ब्रीदर के थ्रू क्या जाएगी, एयर कंजर्वेटर से होती है। तो जो हवा के साथ अगर ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करना है तो ब्रीदर के थ्रू हवा जाएगी कंजर्वेटर में, तो इसके हवा के साथ कुछ नमी भी जाती है। तो नमी को सोखने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रीदर में सिलिका जेल का यूज कर लेते हैं। सिलिका जेल या कह सकते हैं हम दूसरा मटेरियल कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये ब्रीदर के थ्रू जो एयर जाती है उसको सोख लेता है, कैल्शियम
क्लोराइड या सिलिका जेल, है ना, कंजर्वेटर से होती हुई ये एयर क्या करती है, ट्रांसफार्मर के ऑयल को ठंडा करती है। तो कह रहा है मुख्य टैंक में तेल में के फैलाव के मुख्य स्थान देकर मुख्य तेल में का स्तर बनाए रखता है। ठीक है, मुख्य टैंक के ऊपर स्थापित छोटा ऑयल टैंक होता है, ये भी बात ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट कह रहा कौन सा क्षति का मान आवृत्ति बढ़ने पर बनता है। तो हम बात करें ट्रांसफार्मर में 3 तरह की क्या होती हैं, क्षति होती हैं। ट्रांसफार्मर में बेसिकली 3 प्रकार की क्षति होती हैं। पहली वो ट्रांसफार्मर में 2 होती हैं, 2 प्रकार की क्षति। एक होती है हमारी लो हानि यानी आयरन लॉस, और दूसरा हमारा होता है कॉपर लॉस। आयरन लॉस जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एडी करंट लॉस, और दूसरा होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। अगर इसको बोलें तो सौतेल्य हानि, और इसको बोलेंगे भ्रमण हानियाँ। ठीक है, ये बेसिकली क्रोड में होती हैं, जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है, पत्तियाँ, उनमें ये हानि होती है। और ये कॉपर लॉस कहाँ होता है, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में होता है कॉपर लॉस। ये कहाँ होता है, पत्तियों में, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती हैं लोहे की, उनमें ये एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होता है। कॉपर लॉस कहाँ होता है, बाइंडिंग में होता है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सी क्षति आवृत्ति बढ़ने पर। तो देखिए जो एडी करंट हिस्टैरिस लॉस है, तो इनकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एडी करंट का होता है BWE B∗M² और F²B²। और अगर हम बात करें हिस्टैरिसीस लॉस का तो H फॉर मतलब हिस्टैरिसीस, E फॉर एडी करंट होता है ईटा BM 1.6 F/B। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, यहाँ T² है, T²। अब ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, T क्या है, हमारी T क्रोड की मोटाई, जो ट्रांसफार्मर के क्रोड है उसकी मोटाई है। ठीक है, ईटा क्या है हमारा, यहाँ पर हिस्टैरिसीस लॉस की बात हो रही है तो हिस्टैरिसीस गुणांक यानी हिस्टैरिसीस नियतांक है ईटा। बी क्या है, अभी बताया, चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व है, ये है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और बी क्या है आपका, बी इसमें क्रोड का आयतन। ठीक है, और ये क्या है, क्रोड की मोटाई टी, है ना, मोटाई। तो अब कह रहा है कौन सी क्षति का मान बढ़ने पे, तो दोनों होंगी, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस, दोनों का मान बढ़ेगा। क्षति किस पे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सपोज दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो दोनों के लॉस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो सी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लो हानि ज्ञात की जाती है। तो ट्रांसफार्मर में जो लो हानि है वो ओपन सर्किट द्वारा ज्ञात की जाती हैं। जो लो हानि है वो हम ओपन सर्किट द्वारा ज्ञात करेंगे, और जो हमारी कॉपर लॉसेस होगी वो हम किसके द्वारा ज्ञात करेंगे। अभी हमने बताया था 2 प्रकार की हानि होती है ट्रांसफार्मर में, लो हानि और दूसरी कौन थी, कॉपर लॉस यानी ताम्र हानि, कॉपर लॉस या हानि। तो लो हानि हमेशा ओपन सर्किट द्वारा और ये शॉर्ट सर्किट द्वारा, है ना, शॉर्ट सर्किट द्वारा कॉपर लॉस ज्ञात करेंगे। तो लो हानि पूछा है तो ओपन सर्किट द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसफार्मर की रेटिंग ली जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा KVA में लेते हैं। अल्टरनेटर की भी रेटिंग किस में लेते हैं, KVA में। और मोटर की बात करें तो मोटर की रेटिंग HP या KW में लेते हैं, किलोवाट या HP हॉर्स पावर। अल्टरनेटर और
ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा सूत्र ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त करता है। अभी अभी ये सूत्र आया था पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये क्या है आपकी पावर है ये, ठीक है। और ये पावर प्लस ताम्र हानि प्लस लोह हानि इक्वल टू इंटू 100%, ये आपकी दक्षता एफिशिएंसी को दर्शाएगा। एफिशिएंसी है ईटा, ईटा बोलेंगे एफिशिएंसी, ठीक है। तो आउटपुट पावर बटे आउटपुट प्लस ताम्र हानि प्लस लोह हानि। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से ट्रांसफार्मर में वोल्टता नियमन का फॉर्मूला है। वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टेज रेगुलेशन आर इक्वल होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है। ये अल्टरनेटर पर भी अप्लाई होता है, ठीक है। यही फॉर्मूला अल्टरनेटर में भी लगता है। अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक की समीकरण की, तो क्या होता है फाई Fn। और अगर हम अल्टरनेटर के ये ट्रांसफार्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण था। अब अल्टरनेटर की बात करें तो 4.4 फाई F KPKD यानी पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्न है, ये क्या है फ्रिक्वेंसी है, ये फ्लक्स है, ये फ्रिक्वेंसी है और ये भी क्या है फ्लक्स है। और वोल्टेज रेगुलेशन दोनों में सेम होता है। नेक्स्ट तो हमारा ए इज राइट आंसर। किस प्रकार के संयोजन उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में होता है, तो स्टार डेल्टा होता है। बेसिकली हम बात करें अगर 5 HP तक की मोटर है ना, तो उनके लिए जो स्टार्टर का यूज होता है वो DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज होता है 5 HP तक की मोटर के लिए। क्योंकि मोटर की रेटिंग किस में लेते हैं HP में। 5 HP से 15 HP तक की मोटर के लिए हम 15 HP तक की मोटर के लिए हम स्टार डेल्टा का यूज करेंगे। किसका स्टार डेल्टा। और अगर हम बात करें 15 HP से ऊपर तक की मोटर के लिए 15 HP से ऊपर की मोटर के लिए हम क्या करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। किसका ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो किस प्रकार के संयोजन के लिए उच्च वोल्टेज एवं उच्च शक्ति, तो स्टार डेल्टा क्योंकि DOL बहुत कम होता है। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है, तो ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में जो यूज किया जाता है वो सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड, अभी बताया था मैंने। सिलिका जेल का यूज किया जाता है या आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सिलिका जेल की अगर बात करें तो शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग नीला होता है। कैसा होता है नीला है। लेकिन नमी सोखने के बाद जब ब्रीदर के थ्रू कंजर्वेटर, ये क्या है मान लो कंजर्वेटर है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है मान लो, ये ब्रीदर है, ठीक है। इसके थ्रू क्या जा रही है एयर क्यों जाएगी ब्रीदर के थ्रू, क्योंकि ब्रीदर के थ्रू कंजर्वेटर से होती हुई हवा कहाँ जाएगी ट्रांसफार्मर के में जो ऑयल भरा रहेगा उसको ठंडा करेगी। तो जो ब्रीदर के थ्रू एयर जाती है उसमें क्या होती है, उस एयर में नमी होती है। तो नमी को सोखने के लिए हम क्या करेंगे सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड का यूज करेंगे। तो जब शुष्क अवस्था की बात करें तो सिलिका जेल का रंग कैसा होता है नीला। जब नमी सोखने की बात करें, नमी सोखने के बाद इसका रंग बैंगनी हो जाता है। सिलिका जेल का रंग नमी सोखने के बाद, जो सिलिका जेल यहाँ भरी होती है, नमी सोखने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है बैंगनी हो जाता है ना। फिर बैंगनी होने के बाद क्या होता है, फिर गुलाबी हो जाता है कुछ समय बाद। कैसा हो जाता है गुलाबी। शुरुआत अवस्था में उसका रंग नीला रहेगा हमेशा, ठीक है। तो सिलिका जेल नेक्स्ट कह रहा है शुष्क अवस्था में सिलिका जेल का रंग कैसा होता है नीला होता है, हमने बताया अभी भी। नमी सोखने के बाद बैंगनी, फिर उसके बाद कैसा हो जाएगा गुलाबी।
बुकहोल रिले का यूज होता है तेल शीतलीकरण विधि में। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टेप अप की, तो हमने क्या देखा था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो हमें क्या करना है, अब वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी में क्या होंगे, फेरे ज़्यादा होंगे NS किसके, प्राइमरी की अपेक्षा। तो NS इज़ ग्रेटर देन NP, यानी NS में ज़्यादा होंगे फेरे। क्या करेगा स्टेप अप, यहाँ से लो वोल्टेज जाएगा, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, यानी अप है तो क्या करेगा हाई, या करेगा हाई करंट, अपोजिट हो जाएगा करंट के, टू लो करंट में कन्वर्ट करेगा। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत हो तो लो हानि 500 वाट है, तो ताम्र हानि कितनी होगी। अगर हम कहें अधिकतम दक्षता कब मिलेगी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता जब मिलेगी जब आयरन लॉस और कॉपर लॉस आर इक्वल हों। ठीक है, कहने का मतलब है लो हानि और क्या, ताम्र हानि, लो हानि और ताम्र हानि क्या हो, बराबर हो, तभी अधिकतम दक्षता संभव है। तो यहाँ पे आयरन लॉस कितना दिया है 500 वाट, तो कॉपर लॉस भी कितना होना चाहिए, 500 वाट ही होना चाहिए कॉपर लॉस। ठीक है, 500 वाट, तो तभी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी क्या है हमारी अधिकतम दक्षता संभव होगी। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर की क्रोड को लैमिनेशन तथा सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। हमने बताया था ट्रांसफार्मर में बेसिकली 2 टाइप्स की हानि होती है, लो हानि और ताम्र हानि। अभी बताया था लो हानि बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस करंट। एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, यानी सौतेल्य हानि और इसको बोलेंगे भंवर धारा हानि। ठीक है, भंवर धारा हानि। दूसरी कौन सी होती है, कॉपर लॉस। लो हानि बराबर कॉपर हानि की होगी ना, तभी अधिकतम दक्षता क्या है, संभव है। अब इसमें कह रहा है लैमिनेशन तथा सिलिकॉन स्टील की पत्ती प्रयोग क्यों की जाती हैं। एडी करंट और हिस्टैरिसीस करंट दोनों को क्षति को घटाने के लिए हम क्या करेंगे, लैमिनेशन करेंगे और सिलिकॉन स्टील की पत्तियों पर, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी क्षति का मान आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ता है। तो अगर हम बात करें, अभी बताया था एडी करंट और हिस्टैरिसीस करंट का फॉर्मूला WE बराबर क्या होता है हमारा, होता WER इक्वल होता है बीटा मैक्स बी मैक्स। ठीक है, और F स्क्वायर T स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ईटा बी मैक्स 1.6 F इंटू V। ये आपका किसका है, हिस्टैरिसीस लॉस। ये दोनों किस में आती, लो हानि में आती हैं। ठीक है, यहाँ B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स घनत्व है। ठीक है, फ्लक्स घनत्व। F क्या है, फ्रिक्वेंसी। T क्या है, क्रोड की मोटाई। यहाँ ईटा क्या है, ईटा हमारा हिस्टैरिसीस नियतांक यानी सौतेल्य नियतांक बोलेंगे इसको। ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। F क्या है, फ्रिक्वेंसी। B क्या है, क्रोड का आयतन, और ये क्या है, क्रोड की मोटाई। दोनों चीज़ याद रखना, क्रोड की मोटाई और क्रोड का आयतन। तो जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, है ना, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ेगा, और जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारा एडी करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो
सी इज राइट आंसर, सी राइट। कह रहा है किस परीक्षण द्वारा लोह हानि ज्ञात करते हैं? ओपन सर्किट द्वारा हम लोह हानि ज्ञात करेंगे। ये दोनों कैसी हैं? ये दोनों लोह हानि हैं, ठीक है। अगर हम कॉपर लॉस की बात करें तो कॉपर लॉस क्या होता है हमारा? I²R होता है कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये कॉपर लॉस बेसिकली शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात किया जाता है कॉपर लॉस। और लो हानि यानी आयरन लॉस किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? ओपन सर्किट द्वारा। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे? लो हानि ज्ञात करेंगे। और शॉर्ट सर्किट द्वारा हम ताम्र हानि ज्ञात करेंगे। तो वही कह रहा है ओपन सर्किट द्वारा क्या ज्ञात करेंगे? ओपन सर्किट द्वारा हम लो हानि ज्ञात करेंगे, ठीक है। किस बाइंडिंग में ओपन सर्किट करें कि ओपन सर्किट परीक्षण करना संभव हो? तो इसके लिए हम दोनों में ओपन सर्किट करना पड़ेगा, तभी। अगर ट्रांसफार्मर है ये तो इसको भी ओपन कर सकते हो, इसको भी ओपन कर सकते हो ओपन सर्किट में। लेकिन जब शॉर्ट सर्किट की बात होगी परीक्षण करने के लिए तो हमेशा निम्न वोल्टेज वाली बाइंडिंग को शॉर्ट करेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट है उसमें क्या देखा जाता है? कॉपर लॉस होता है ना। तो निम्न वोल्टेज वाली को ही करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।